दोस्तों नमस्कार। आज हम 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए संयुक्त राष्ट्र समझ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली विश्व खुशहाली सूचकांक पर चर्चा करेंगे। विश्व खुशहाली सूचकांक, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 64वीं बीपीएससी मेंस में यह क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हैं। तो आज जो है, और चूंकि यह रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित की जाती है, हो सकता है इस बार भी यह रिपोर्ट जो है पूछ दे, समझ रहे हैं। इसलिए प्रिपरेशन व्यापक तौर पे से करके जाइएगा तो बेहतर। देखिए, सीधा कोई ऑफिसर नहीं बन पाता है, यही याद रखिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, और खास करके पीसीएस और आईएएस को यहाँ सब चीज फेल हो जाता है, यही याद रखिएगा। यहाँ पर आपकी सूझबूझ, सतर्कता, संयमितता, समझ रहे हैं, समझदारी, समझ रहे हैं, परिश्रम, समझ रहे हैं, विवेक, यही आपको यहाँ सफलता दिला दिला पाएगा। और थोड़ा सा डेकोरेशन, ये सब जो है रहना चाहिए, समझ रहे हैं, आपकी सफलता मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास जताकर, और कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। आप कुछ भी पढ़कर वहां पास नहीं कर सकते हैं। अपवादी की स्थिति में कुछ लोग जो है शॉर्टकट में निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, समझ रहे हैं, अपवादी की स्थिति में। लेकिन ज्यादातर लोगों को संघर्ष का ही सामना करना पड़ा है, और करना पड़ रहा है हर क्षेत्र में, समझ रहे हैं। चाहे वो बचपन में किया हो या तैयारी के दौरान हो, ये करना ही पड़ता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो है, हमारी कोशिश रही है कि हम 65 बीपीएससी मेंस के लिए सारा टॉपिक्स को हम कवर करें। हमको जो कमिटमेंट था, मैंने पूरा कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश किया। मैं पहले ही सबको बोल स्पष्ट कर चुके थे कि मैं 135 वीडियो, 135 पीडीएफ हम आप लोगों को दे रहे हैं। हम 140 वीडियो पीडीएफ दे दिए हैं। हम कुछ लोगों को 195 वीडियो पीडीएफ कहे थे, कुछ लोगों को हम जो 129 कहे थे, कुछ लोगों को 135 कहे थे। अब जो है 140 वीडियो पीडीएफ हो गया है, समझ रहे हैं। तो हम जो है, जो भी हमको लगा बीपीएससी के लिए, और बाकी मूल्यांकन आप लोग जो है परीक्षा हॉल में करेंगे। जो भी हमको पढ़ाना था मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब जो है, जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, अब उसमें जो है कोई भी नहीं बचा हुआ है। मैं एक टॉपिक सांप्रदायिकता पर कल हो सकता है तो वीडियो बनाऊंगा शाम को। और सांप्रदायिकता, समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि लास्ट होगा। उसके बाद एक भी वीडियो पीडीएफ जो है अब नहीं भेजा जाएगा। जो हो गया बस उसी पर सब हाँ, एग्जाम का डेट अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है हम एक दो गो बना देंगे। जो भी करेंट आएगा हम उसमें बना सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम का डेट नहीं बढ़ा तो वीडियो पीडीएफ स्टॉप हो जाएगा। एक या दो पीडीएफ बनकर स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। वो फिनिश किए थे, अब स्टॉप होगा। तो आइए हम लोग विश्व खुशहाली सूचकांक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी भूमिका कैसे लिखना है यह जानना है। हम लिख कर बताएंगे, क्योंकि समय कम है, और थोड़ा सा लिखेंगे तो चीजें अच्छा समझ में आएगा, समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि लिख कर इसलिए नहीं बताते हैं कि लिख कर बताने में बहुत समय लगता है। वैसे भी समय बहुत लगता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। ऐसे बताना आसान होता है, लिख कर बताने में जो है स्पेस की कमी रहती है। हम चीज़ों को और एलोबरेट तरीके से नहीं बता पाते हैं। तो परीक्षा हॉल में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। बीपीएससी के मेंस का क्लास है तो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही ना। कोई छोटा डाटा बचाने में या खर्च में मत घबराइए, सब निवेश है। तो आइए, संयुक्त राष्ट्र जो है विश्व खुशहाली सूचकांक जो है, यह जो है हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी
रिपोर्ट है, एक महत्वाकांक्षी रिपोर्ट है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी रिपोर्ट है, समझ रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है विश्व में दुनिया के देशों में खुशहाली का आकलन करना, समझ रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया के देशों में खुशहाली का आकलन करना, समझ रहे हैं, जिसका उद्देश्य है दुनिया के देशों में खुशहाली का आकलन करना। यह रिपोर्ट जो है, समझ रहे हैं, यह रिपोर्ट जो है दुनिया के देशों को, यह रिपोर्ट दुनिया के नीति निर्माताओं को अपने लोगों के खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करता है। भूमिका में आपको यही लिखना है, सटीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 शब्द का भूमिका हो गया है, समझ रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में 30, कम से कम 30 और अधिकतम 50 शब्द तक जा सकते हैं, भूमिका लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली एक महत्वाकांक्षी रिपोर्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के देशों में खुशहाली का आकलन करना यानी देखना। यह रिपोर्ट दुनिया के नीति निर्माताओं को अपने लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित करता है। यह विश्व खुशहाली सूचकांक का रिपोर्ट है। अब जो है 20 मार्च 2020 को यह रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 2020 प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में जो है फिनलैंड को जो है प्रथम स्थान जो है दिया गया है, समझ रहे हैं। फिनलैंड को प्रथम स्थान है, जैसा कि आप जानते होंगे। और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, लग्जमबर्ग, ये सब शीर्ष देशों में शामिल है। जैसे कि अब डेनमार्क देख लीजिएगा, डेनमार्क, समझ रहे हैं। आइसलैंड, डेनमार्क है, उसके बाद जो है क्रमशः हम लिख देते हैं डेनमार्क, उसके बाद जो है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, समझ रहे हैं, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉर्वे और नीदरलैंड, समझ रहे हैं। ये सब जो है शीर्ष देशों में शामिल है, यानी इन सब देशों में लोगों की खुशहाली का स्तर बहुत ऊंच है। खुशहाली का स्तर जो है काफी ऊंच है इन सब देशों में, समझ रहे हैं। अब प्रश्न एक बनता है कि आखिर जो ये लोग जो खुश है, या विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में इन लोगों की रैंकिंग जो है फिनलैंड की प्रथम है, तो आखिर इन लोगों की क्या राज है, हम उसमें देखेंगे। और इसमें भारत और अमेरिका को भी देखने की कोशिश करेंगे, भारत, अमेरिका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों को। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है अब इन देशों में, अब यहाँ लिखिएगा, इन देशों में, समझ रहे हैं, जो इन देशों में जो लोगों की जो खुशहाली है, उच्च स्तर की खुशहाली है, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है, थोड़ा सा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन सब देशों की क्या है, प्रति व्यक्ति आय जो है ऊंच है,
प्रति व्यक्ति आय क्या है, ऊंच है सबसे बढ़ती। अब प्रति व्यक्ति आय जो है ऊंच, प्रति व्यक्ति आय है। जब प्रति व्यक्ति आय जब ऊंच होता है, समझ रहे हैं, यानी आर्थिक भौतिक समृद्धि होती है, समझ रहे हैं, भौतिक समृद्धि होगा। तो भौतिक समृद्धि किससे जुड़ा हुआ है, भौतिक समृद्धि आर्थिक सुरक्षा व्यक्तिगत प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। भौतिक समृद्धि आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा और व्यक्ति की प्रसन्नता से जुड़ी हुई है, प्रसन्नता से जुड़ी है, समझ रहे हैं। यानी इन देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वह अधिक है, इन देशों के लोगों पर आर्थिक दबाव कम है, आर्थिक दबाव कम है, जिससे इन लोगों को क्या है, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की आजादी है, जिससे इन देशों के लोगों को अपने निर्णय लेने की आजादी है, समझ रहे हैं। तीसरा क्या है कि इन सब देशों को सरकार सामाजिक सुरक्षा प्राप्त, काफी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। सामाजिक सुरक्षा इन देशों के नागरिकों को काफी सामाजिक सुरक्षा जो है, इन देशों के नागरिकों को काफी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। चौथा है भ्रष्टाचार निम्न है, बहुत कम है, निम्न है, समझ रहे हैं। पांचवा, इन सब देशों में हम जो देख रहे हैं सामाजिक भ्रष्टाचार निम्न है, ये लोग जो है सामाजिक रूप से काफी गतिशील भी है, समझ रहे हैं, सामाजिक रूप से जो है काफी जो है गतिशील है, समझ रहे हैं। और पुलिस व्यवस्था मजबूत है। अब इन सब देशों की जो संपन्नता है, खुशहाली है, इसके पीछे रीजन क्या है कि इन लोगों की प्रति व्यक्ति आय ऊंच है। जब प्रति व्यक्ति आय जो है ऊंच होता है, मतलब अगर लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो उस पैसा से वो व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा, मतलब जो अपनी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकता है, समझ रहे हैं। तमाम आर्थिक आवश्यकताएं हैं, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, आवास हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, टेलीविजन हो, फैन हो, लग्जरियस आइटम, तमाम चीज आप क्रय कर सकते हैं। आप ही के पास पैसा दे दिया जाए तो जो सपना, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं 65वीं में, आप लोग जब 65वीं में आप लोग जब ऑफिसर बन जाइएगा तो क्या कीजिएगा, कुछ दिन कमाइएगा, कमाने के बाद पहले 4 चक्का गाड़ी, वीआईपी मकान, पटना में डेरा, समझ रहे हैं, 4 गो 5 गो जो है सहायक, समझ रहे हैं। अभी जो है मुझे लगता है कि अभी अगर 3000 के जीन्स लेते होंगे या पैंट लेते होंगे तो बीपीएससी में क्लियर करने के बाद मुझे लगता है कि 10,000 का आप जीन्स पहनेंगे, 10,000 का एक टी शर्ट पहनेंगे, महंगा जो है 10,000 का जो है कपड़ा पहनेंगे। एक शर्ट या पैंट 10,000 के लोग पहनते हैं, 15,000 का एक पैंट, जूता होगा आपका 20,000 का। मतलब मुझे लगता है कि जूता का रैक जो है भरा रहता है। एक वीडियो के, मेरा एक दोस्त वीडियो है, अब उसका जो है नौकरी हुआ, चला गया, उसके डेरा पर एक दिन मुझे जाने का मौका मिला, अपने यहाँ 2 साल पहले की बात बता रहे हैं। अब उसका एक रैक जो है देखें खाली जूते से भरा हुआ है, मतलब लगता है कि कम से कम 20 जोड़ी जूता है उसके पास। तो सुबह में, दोपहर में, शाम को चप्पल का खदान है, तो तमाम तरह की खुशियां है। तो सबसे पहले व्यक्ति को जो है खुश रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं हम। जब पैसा होता है तो उसको आर्थिक सुरक्षा मिलता है और व्यक्ति जो है प्रसन्न होता है। दूसरा है कि आर्थिक दबाव कम है। अब इस देशों के पास पैसा है इन देशों के लोगों के पास, तो क्या है कि उनके ऊपर आर्थिक दबाव कम है। जब आर्थिक दबाव कम होगा
तो इन लोगों के देशों के में क्या होगा, आर्थिक दबाव, तो निर्णय लेने की आज़ादी होगी। अब मेन बात है कि जिसके पास खाने के लिए पैसा ही नहीं होगा वो डिसीजन क्या ले पाएगा। पैसा होने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं। पैसा हो जाएगा तो कहीं जाते भी है तो कोई रोक टोक नहीं होगा, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके आप जाएंगे। तो इन लोगों में, उसके बाद इन देशों में क्या है कि नागरिकों को काफी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है, जैसे कि जो वृद्ध लोग है, अपंग है, दिव्यांग है, या सामान्य नागरिक है, या किसी प्राकृतिक आपदा हो जाता है, मानव जरूरी संकट हो जाता है, तो इन देशों के लोगों को सरकार से काफी मदद मिलती है। जो सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जो है, समझ रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा, सहायता, पेंशन, ये सब काफी इन लोगों को प्राप्त है। दूसरी बात की भ्रष्टाचार निम्न है। जो भी सरकार से राशि मिलती है इन लोगों के यहाँ, इन लोगों के लिए, वह इन लोगों तक वास्तविक रूप से पहुंच जाता है। भारत में नहीं है, भारत में तो पहले जेब भरना चाहिए, उसके बाद जो बचेगा वह आम जनता तक पहुंचेगा। आप लोग मत कीजिएगा ऐसा, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कीजिएगा। बाकी व्यक्तिगत है, सबका डिजायर अपना है। कुछ लोग पैसे कमाने के उद्देश्य से जाते हैं, कुछ लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग बदला लेने के लिए जाते हैं। तमाम तरीके के सबकी अपनी अपनी जो है ऑफिसर बनने की अपनी अपनी रीजन है, समझ रहे हैं। तो आप लोगों का मैटर है। पुलिस व्यवस्था मजबूत है। मान लीजिए कोई भी आदमी कानून का जो है, कानून को हाथ में लेता है तो क्या है कि तुरंत पुलिस उस पर एक्शन लेता है। लेकिन बिहार में यहाँ कहाँ है, आदमी धमका रहा है, पीट रहा है, गाली दे दिया, कब्जा कर लिया जमीन पे, समझ रहे हैं, परेशान कर रहा है, लेकिन पुलिस जो है मुखदर्शक बना हुआ है, मिला हुआ है, क्रिमिनल से मिला हुआ है। कानून समाज को जो असामाजिक तत्व है उससे पुलिस का मिली भगत है, समझ रहे हैं। तो उस ऐसे स्टेट में, ऐसे कंट्रीज में कैसे उम्मीद कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में देखे हैं, सुन रहे हैं कि वहाँ पे 8 जो है पुलिसकर्मी मारे गए थे। और जो है जब पुलिस गया तो पुलिस थाने के जो है दरोगा फोन करके बता दिया था उसको कि जा रहा है। अब बताइए तो बेहुदा कैसा किया है। जो आदमी अपने साथी का नहीं हो सकता है, उसका बाप का किसका किसका हो पाएगा, बताइए। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो क्या हम कहें आपको। तो पुलिस व्यवस्था जो है मजबूत है। इन देशों के लोगों की खुशहाली का, अब देखिए, प्रति व्यक्ति आय का स्तर होने पर क्या होगा कि पैसा होने के बाद अब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इस सब पर भी अच्छा से खर्च कर सकता है, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है, समझ रहे हैं। तो इन देशों की खुशहाली का राज हम आप लोगों को देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे, समझ रहे हैं, यह सूचकांक जो प्रकाशित की जाती है इसके पैरामीटर क्या है, समझ रहे हैं। इसके अब हम देखेंगे, अब उसमें भारत की रैंकिंग पर भी चर्चा करेंगे। इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है, समझ रहे हैं, वह बड़ी चिंताजनक स्थिति है भारत की। हम इसको मिटा कर दिखाएंगे। तो आप देख लिए हैं, अब हम भारत को देखेंगे और उसके बाद उसका एक एक करके हम रीजन बताएंगे। देखिए, खुशहाली का जो पैरामीटर है, समझ रहे हैं, पैरामीटर समझ जाइएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। यह वीडियो लंबा हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि चलिए हम लोग अब देखेंगे इस सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंकिंग है। देखिए, भारत की जो रैंकिंग है, सबसे पहले हम लोग जो है भारत की रैंकिंग पर चर्चा कर लेते हैं। भारत की रैंकिंग 2020 में जो है 144 में है, समझ रहे हैं। 2144। 2019 में भारत की रैंकिंग जो है 140 था, 140, समझ रहे हैं, 140। और 2018 में 133 रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का जो है विश्व खुशहाली सूचकांक 2018-20 में जो है भारत की रैंकिंग में क्या हुआ है, लगातार जो है गिरावट होती जा रही है, जो भारत के लिए चिंताजनक का विषय है।
2011 में 2013 में जो है भारत की रैंकिंग बहुत अच्छी थी। 2013 से लगातार जो है गिरता जा रहा है। हम 3 वर्षों का डाटा लिए हैं मुख्य रूप से। 2020 में 144, 2019 में 140, 2018 में 133 भारत की रैंकिंग जो है। तो लगातार जो है भारत की रैंकिंग में जो गिरावट है, बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और चिंता की बात है कि अफगानिस्तान के छोड़ के सार्क के सभी देश, सब सब दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश जो भारत से आगे हैं, उन सब देशों में भारत से ज़्यादा खुशहाली है, समझ रहे हैं। और चीन की रैंकिंग जो है 94 है, अमेरिका की रैंकिंग 18 है, और जर्मनी की रैंकिंग जो है, जर्मनी की रैंकिंग 17वां है, और यूनाइटेड किंगडम का 13वां रैंकिंग है। तो इस रैंकिंग से एक चीज़ देखते होंगे, जैसा कि अमेरिका अब विश्व में जो है सबसे अधिक तेजी से आर्थिक वृद्धि वाला देश जो है क्या, कौन है? चीन है। सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, उसके बाद भी उसकी अर्थ रैंकिंग जो है 18 है, समझ रहे हैं हम। चीन की तो सबसे अधिक अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिक समृद्धि दर जो है चीन की सबसे अधिक है, तो उसका जो है 94 रैंक है। भारत की भी समृद्धि जो है बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं, बहुत अधिक है, लेकिन भारत की रैंकिंग जो है 144 है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, समझ रहे हैं। तो हम इसके पीछे अब जो है इस विश्व खुशहाली सूचकांक जो है किस आधार पर आकलित किया जाता है, हम यह पैरामीटर संकेतक देखेंगे, और संकेतक के आधार पर भारत की सारे रैंकिंग के बारे में हम चीज़ें स्पष्ट करेंगे। पहला प्रकाशित की जाती है रैंकिंग जो है निम्न प्रति व्यक्ति आय। यह सूचकांक जो है निम्नलिखित के आधार पर प्रकाशित की जाती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, समझ रहे हैं। निम्न प्रति व्यक्ति क्या है? स्वास्थ्य का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर। उसके बाद सामाजिक, देखिएगा स्वास्थ्य का स्तर के बाद हम लोग जो है एक एक करके जो है देख रहे हैं। सामाजिक सहयोग की स्थिति और आपसी विश्वास, सामाजिक सहयोग की स्थिति या आपसी विश्वास लिख दीजिए, आपसी विश्वास, आपसी विश्वास। हम एक एक करके स्वास्थ्य, आपसी विश्वास, उसके बाद लिखेंगे अपने जीवन संबंधी निर्णय लेने की आजादी, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। हम लोग जो है 1 2 3 4 5 समझ रहे हैं। सुशासन, समझ रहे हैं। सुशासन के बाद जो है हम सभी जो है एक एक टॉपिक्स जो है करके जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। सुशासन और समाज में उदारता, सुशासन लिख देते हैं, और समाज में उदारता, समाज में उदारता। 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉप पॉइंट जो है हम लोग जो है लिख दिए हैं, समझ रहे हैं। अब इसी को हम जो है एलोबरेट करेंगे। मुख्य रूप से यही जो है पैरामीटर है, इसी के आधार पे यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है, और इसी संकेतक के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग जो है दी जाती है। जैसा कि चीन की 94 है, अमेरिका का 18 है, भारत का 144 है 20 में। उसके बाद जो है फिनलैंड का प्रथम है, समझ रहे हैं, स्विट्जरलैंड का, इसी तरीके से सब है। तो इस आधार पे अब हमको परीक्षण करना है या समीक्षा करना है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या कमी है, आय कितनी है। और अगर निम्न प्रति व्यक्ति आय है, जैसे प्रति व्यक्ति यहाँ पैरामीटर है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय है, समझ रहे हैं। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या स्थिति है, स्वास्थ्य में क्या स्थिति है, सामाजिक सहयोग की क्या स्थिति है, समाज में उदारता या जीवन प्रत्याशा क्या स्थिति है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता यहाँ के लोगों को है कि नहीं, यानी आप लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि नहीं, अभी भी निर्णय पर बंदिशें है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि निर्णय लेने की आज़ादी नहीं होगी, क्योंकि भारत की सामाजिक संरचना इस तरीके का है कि मुझे लगता है कि जो है पूरी तरह खुलम जो है निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद पूरा लेने लगेंगे, क्योंकि ऑफिसर आप लोग बनने जा रहे हैं ना। 65वीं में सब लोगों का सिलेक्शन होगा, इस बैच के सभी लोगों का सिलेक्शन होने जा रहा है, मुझे पूरा विश्वास है।
खाली आप लोग विश्वास बना के रखिए ना, सुशासन है। तो यह सूचकांक अब हम एक एक देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय, अब भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या स्थिति है थोड़ा सा देखिए। तो प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में प्रति व्यक्ति आय क्या है, निम्न है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, निम्न है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है। आखिर आय में कमी क्यों होती है, आपको आपकी आमदनी क्यों कम होती है, सबसे पहले ये जानना है। आमदनी, प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, आपकी जो शुद्ध आय होगा वही ना है। सरल शब्दों में याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स की भाषा में पढ़ाएंगे तो फिर उसका अलग जो है जीडीपी जीएनपी से भाग देकर हम बताएंगे। तो शुद्ध जो है एनएनपी में जो है जनसंख्या से भाग दीजिएगा, जो बचेगा वही प्रति व्यक्ति आय होता है। इकोनॉमिक्स में जो है में हम पूरी तरह बताते हैं। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है। अब निम्न प्रति व्यक्ति आय का जो है, चूंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय निम्न है, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय होने के क्या कारण है, तो आप जैसा कि जानते होंगे, समझ रहे हैं, कृषि संकट भारत में, या पिछड़ा कृषि संकट, या पिछड़ा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक पिछड़ापन, पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, पिछड़ापन। देखिए, प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के पीछे सबसे सबसे बड़ा कारण जो है यही है, कृषि के पिछड़ापन, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है कृषि कृषि के पिछड़ापन या कृषि पर निर्भरता लिख दीजिए, कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता लिखिए, निर्भरता। तीन कारण है जो प्रति व्यक्ति निम्न आय है, कृषि पर निर्भरता। अब यहाँ के लोग जो है कृषि पर निर्भर है, समझ रहे हैं। कृषि जो है क्या हुआ है, कृषि में इतनी, कृषि जो है मुनाफा का व्यवसाय नहीं है कि लोग उस पर निर्भर रहकर और अधिक से अधिक आय जो है जनरेट कर पाएंगे। ऐसा भारत कृषि में NSO का डाटा भी कहता है कि देश के आधा से अधिक किसान जो है कृषि खेती छोड़ने के लिए जो है तैयार है, क्योंकि मुनाफा ही नहीं है, मुनाफा ही नहीं है। 1600 रुपया एक किसान जो है कमाता है, तो कैसे हो पाएगा किसान परिवार। तो कृषि पर निर्भरता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र से जो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, आमदनी नहीं बढ़ पाता है, उनकी आय कम के कम ही रह जाती है। औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन में जैसा कि जानते होंगे कि भारत में सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है यानी औद्योगिक क्षेत्र है, और तृतीय सर्विस सेक्टर है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहा है। आप लोग जो है ऑनलाइन वीडियो देखते हैं या PDF देखते हैं, या गाड़ी चलती है, ड्राइवर्स है, ये सब सर्विस सेक्टर में आ जाता है। जो मॉल वगैरह है सब सर्विस सेक्टर में आ जाता है। अकाउंटिंग का व्यवसाय है, सब सर्विस सेक्टर में है। तो भारत में क्या हुआ है कि इसका तो मतलब सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन सेवा सेक्टर में प्रॉब्लम है। देश की सभी आबादी को सेवा सेक्टर में नौकरी नहीं मिल सकता है। व्हाइट कॉलर जॉब इसमें ज़्यादातर है, इसमें तकनीकी, उच्च तकनीकी ज्ञान, समझ रहे हैं, और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो बहुत भारत में गरीबी है, तो लोगों की पहुंच नहीं है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि अब जो है औद्योगिक क्षेत्र में ही लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलता है, और इसका विकास ही नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसके विकास, इसकी जो कमी है, इसके कारण जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है निम्न है। उसके बाद इसके बहुत सारा कारण है। अब स्वास्थ्य पर अधिक खर्च, अब जो कमाता है आदमी भरण पोषण पर खर्च करता है, गरीबी है, जनसंख्या में वृद्धि है, कुपोषण है, ये सब मिलकर भारत की प्रति व्यक्ति आय को जो है निम्न करता है, समझ रहे हैं, आय को निम्न करता है। अब जब लोगों के पास आय कम होगा तो स्वाभाविक है लोग खुश नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास, हम ही अपने पर एग्जाम देते हैं, मुझे रसमलाई खाने का इच्छा है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम खुश रहेंगे। मुझे कार से चलने का इच्छा है और हम मोटरसाइकिल भी मेरे पास नहीं है, तो हम खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, समझ रहे हैं। आप ही पर उतार देते हैं चीज़ें। मान लीजिए आपको ऑफिसर बनने का इच्छा है, और आप जो समय खींचने के लिए तैयार ही नहीं है, दिल्ली में आने के लिए तैयार नहीं है, या पटना में रहने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है,
तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, समझ रहे हैं। तो संसाधन के अभाव में जो है आप अपनी आवश्यकताओं को खुश जो है नहीं रह पाएंगे। तो यह भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय है निम्न है, लेकिन सरकार जो है कृषि संकट के दूर करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। कृषि से इतर रोजगार के लिए मेक इन इंडिया हो, एमएसएमई है, डिजिटल इंडिया है, समझ रहे हैं, मनरेगा है, समझ रहे हैं। आर्थिक पैकेज में रोजगार के लिए कई प्रयास किए गए हैं, समझ रहे हैं। सरकार जो है औद्योगिक उसके बाद जो है औद्योगिक पिछड़ापन दूर करने के लिए, जैसा कि जानते हैं, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मेक इन इंडिया, आईबीएस जो है मतलब इंसॉल्वेंसी बैंकेंसी है, आर्थिक सुधार को बढ़ावा दे रही है। तकनीकी पिछड़ापन को दूर करने की सरकार विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो है तकनीकी हस्तांतरण समझौता कर रहा है, समझ रहे हैं, ताकि तकनीकी रूप से दक्ष होकर भारत जो है औद्योगिक विकास हो सके, जिससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। लेकिन इसके बावजूद जो है 1991 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर कीमतों पर 7,513 रुपया था, समझ रहे हैं, 7,513 था। लेकिन 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में 19-20 में कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में जो है 92,565 रुपया हो गया है। यानी विकास हुआ है, कहाँ 7,000 और कहाँ 92,000। कितना लंबा विकास हुआ है कि नहीं, 7 से 92 पर आ गए हैं। तो भारत का विकास हुआ है कि नहीं, आप इसको देखिएगा, समझ रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम लिख देते हैं, पीडीएफ में लिखा होगा, पीडीएफ देख लीजिएगा। 7,513 रुपया से 7,513 से हो गया है 92,565 रुपया। तो निम्न प्रति व्यक्ति आय है, वृद्धि हो रही है। इसके कारण लोग खुश नहीं होते। स्वास्थ्य, जैसा कि आप जानते होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का जीडीपी का जो है 1.02% ही खर्च होता है, जो विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में बहुत कम है, समझ रहे हैं। अमेरिका में 16%, 18% अन्य देशों में खर्च किया जाता है, लेकिन भारत में स्वास्थ्य पर कम खर्च किया जाता है। और जो स्वास्थ्य सुविधा है भी, उसमें जो है बुनियादी सुविधा का अभाव, उसकी अवसंरचना सही नहीं है। या तो जो है बुनियादी अवसंरचना है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जांच मशीन नहीं है। कोविड-19 को देखिए, वेंटिलेटर मशीन की कमी पड़ गई, जांच मशीन ही नहीं, जांच किट नहीं है, जो साजो सामान होता है, मेडिकल साजो सामान, उसकी कमी है, समझ रहे हैं। जिसका परिणाम होता है कि लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है, समझ रहे हैं, पिछड़ जाते हैं। और हमेशा जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ेंगे तो जो भी पैसा कमाएंगे वो स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। जैसा कि जानते ही हैं, भारत के लोग अपनी आमदनी का 7% जो है, जो भी आमदनी करता है, समझ रहा है, उसमें जो है खाद्यान्न के बाद जो है सबसे अधिक खर्च जो है स्वास्थ्य पर ही करता है, समझ रहे हैं, पैकेट से ही। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य क्षेत्र के कारण जो है, जब स्वास्थ्य सुविधा नहीं होगा, मुफ्त इलाज नहीं होगा, महंगी इलाज होगी, तो लोगों की बचत प्रभावित होती है। बचत प्रभावित होगा तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, वो निराश, उदास, हताश रहेंगे, वो खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयास कर रही है। आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिशन ग्रामीण शहरी दोनों की शुरुआत किया है। उसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2025 तक 2.5% जीडीपी का खर्च करने का लक्ष्य रखा है। तो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन चुनौती भी है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धि देखिए क्या है। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धि अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, मृत्यु दर में 77% की कमी आई है। 77%। 1990 में प्रति 1 लाख पर जो है मातृ मृत्यु दर, समझ रहे हैं, मातृ मृत्यु दर जो है 565 होता था, 556 होता था, और 2016 में घटकर 130 हो गया है। यानी मातृ मृत्यु दर में गिरावट क्यों मातृ मृत्यु दर में क्यों गिरावट होती है? जब स्वास्थ्य के संकेतक में सुधार होता है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलता है, लोग स्वास्थ्य पर खर्च कर पाते हैं, समझते हैं, तो उनको आयु बढ़ने लगती है, समझ रहे हैं, मृत्यु दर कम होने लगता है। तो भारत में मृत्यु दर अगर कम हुआ है तो इसके पीछे ब्रिटिश शासनकाल में क्यों जो है अधिक से अधिक मृत्यु होती थी? उसके पीछे स्वास्थ्य सुविधा नहीं था। अब क्या है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हुआ है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के कारण क्या हुआ कि जो मृत्यु दर है उसमें जो है गिरावट आई है। 1990 में 1 लाख जनसंख्या पर मातृ मृत्यु दर कितना था? 556। वर्तमान में 2016 में कितना हो गया? 130। अभी जो
20 का डाटा कहिएगा, 19 का डाटा अवेलेबल नहीं है, समझ रहे हैं। जो डाटा अवेलेबल है वहीं तक हम देखते हैं, समझ रहे हैं। तो वह स्थिति है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप जैसा कि देख रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में समझ रहे हैं, देखिए सरकार प्रयास कर रही है। उसके बाद सामाजिक सहयोग की स्थिति, आपसी विश्वास, भारत में आपसी विश्वास नहीं है। यहाँ एक मतलब क्या बोलेंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पर परिवार में भी लोग जो है आपसी विश्वास नहीं करते हैं, तो समाज में तो बहुत दूर की बात है। यहाँ जाति, धर्म, समुदाय, समझ रहे हैं, के आधार पर जो है एक दूसरे से जो है लोग जो है कटुता, वैमनस्यता का भावना रखते हैं, समझ रहे हैं। कटुता, वैमनस्यता, हमेशा जो है जातीय उभार जो है देखा जाता है। तो समाज को जो बांटने वाला जो चीज फैक्टर है, समझ रहे हैं। उसके बाद असमानता, देखिए जाति, धर्म, समझ रहे हैं, समुदाय, वर्ग और असमानता, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें जो है भारतीय समाज में सामाजिक सहयोग और आपसी विश्वास को कमजोर करता है, समझ रहे हैं, कमजोर करता है। तो सरकार इसको लेकर कानून का शासन जो है अनुच्छेद 14 है, और जाति, धर्म, समझ रहे हैं, इस सब को भूमिका को कम करने के लिए शहरीकरण को बढ़ावा देने जा रही है, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रही है, असमानता को दूर करने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है, समझ रहे हैं। अब मेट्रो ट्रेन है, सार्वजनिक परिवहन क्या होता है, सार्वजनिक परिवहन सब लोग एक साथ बैठ के जाएगा, जातीयता का दीवार टूटता है, समझ रहे हैं, छुआछूत, वैमनस्यता, ये सब नहीं रहता है। अब एक ही सीट पर इधर यहाँ अलग अलग वर्गों के लोग जो है बैठते हैं, उससे कमजोर होता है, शिथिल होता है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए जो है कोशिश सरकार कर रही है, और शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है सरकार, शहरीकरण से शिक्षा को बढ़ावा दे रही है सरकार। समाज में उदारता, देखिए समाज में उदारता कैसे होगा, लोग समाज एक दूसरे को सहायता तब करेंगे जो समाज के लोग अपने सक्षम होंगे। भारत में जो गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, समझ रहे हैं, भारतीय समाज में यह जो है समाज में उदारता को जो है कमजोर करता है। लोग भारत में आज भी जो है 29.5% लोग जो है गरीब है, समझ रहे हैं। अब इस गरीबी है, जिसके पास पैसा है उनके पास उतना पैसा नहीं कि लोगों को दान दे सके, समझ रहे हैं, लोगों को जो है सहयोग कर सके, समझ रहे हैं, लोगों के लिए त्याग कर सके। भारत में ऐसा जो है कम देखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी संपन्नता ही सब चीज तय करता है। भौतिक समृद्धि अगर होगा तो आप उदार होंगे, समझ रहे हैं। अगर संपन्नता नहीं भी है, संपत्ति नहीं है, फिर भी जो है अगर आप कानून का शासन करते हैं, कानून को मानते हैं, भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, मानवता में विश्वास करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, समाज में उदारता जो है दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ उदार नहीं है लोग, यहाँ यहाँ पर पहनावा जो है वेस्टर्न कल्चर का होगा, लेकिन सोच जो है अलग होता है, अंतर है। तो देखिए अगर कॉपी कर रहे हैं तो हर स्तर पर कॉपी करना चाहिए, मानववाद को ध्यान में रखना चाहिए मनुष्य के लिए। तो समाज में उदारता की कमी है, समझ रहे हैं। यह जान जाएंगे। जीवन प्रत्याशा, देखिए जीवन प्रत्याशा में गिरावट जो होती है भारत में जो है, यूरोपीय देशों की तुलना में जीवन प्रत्याशा कम है, 68 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा है, 68.3 है। तो भारत में जो जीवन प्रत्याशा कम है, इसके पीछे जानते हैं जीवन प्रत्याशा का जो संबंध होता है। लोग क्यों कहते हैं कि एक बार आप बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आपकी उम्र जो है कम से कम 10 साल जो है एक्सटेंड कर जाएगा, क्योंकि आप रहन सहन का स्तर आपका उच्च गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा, उच्च स्तर का हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आप जीवन अच्छा से जिएंगे, लंबे समय तक जिएंगे। तो जीवन प्रत्याशा जो है साफ सफाई, स्वच्छता, खान पान पर निर्भर करता है, समझ रहे हैं। अब लोगों के पास भारत में जो कुपोषण है, गरीबी है, समझ रहे हैं, भूखमरी है, समझ रहे हैं, रोजगार संकट है, इस सब के कारण जो है लोगों की जो है मानसिक तनाव है, इस सब के कारण जो है लोग की आयु जो है कम हो जाती है। सरकार जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए, जैसा कि जानते हैं कि रोजगार के लिए काम कर रही है सरकार, समझ रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य पर जो है सरकार प्रयास कर रही है। इससे जीवन प्रत्याशा में जो है, अगर शिक्षित भी व्यक्ति है तो अपने रहन सहन के स्तर को मेंटेन करके और आगे बढ़ा सकता है। हम पटना साइंस कॉलेज में एक बार आईएएस का मेंस दे रहे थे, तो एक टीचर हमको पूछा, उसमें जो है बैठे थे, तो टीचर हमको कहा पटना साइंस कॉलेज के एग्जामिनेशन हॉल में इस साइड में है, तो कहा कि आप क्यों पढ़ते हैं, हम कहे कि जीवन जीने का तरीका सीखना है। अवाक रह गया।
तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरे लिए पटना लकी नहीं रहा। अब कई बार दिए हैं पटना, लेकिन पटना मेरे लिए लकी नहीं रहा। उसके बाद जो है छोड़ दिए। निर्णय लेने की स्वतंत्रता। अब निर्णय लेने की स्वतंत्रता तभी होगा जब आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। समझ रहे हैं? यह सरकार से सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगा। उसके बाद सुशासन। तो भारत में जानते ही हैं, नौकरशाही जो है ब्रिटिश मानसिकता से जो है नौकरशाही काम करता है। लाल फीताशाही है, भ्रष्टाचार है, समझ रहे हैं, भाई भतीजावाद है, समझ रहे हैं। इसके कारण जो है, समझ रहे हैं, सुशासन जो है मार्ग में बाधा है। सरकार सुशासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस को शुरू किया है। सूचना का अधिकार कानून, ये जो दो ऐसे पहल है जो नौकरशाहों के और सरकारी मशीनरी में जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी 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 जो है तय करता है। इसके अलावा अब इस रैंकिंग के आधार पे आप समीक्षा किए हैं कि क्या स्थिति है। इसके अलावा भारत में जो है जो सूचकांक में जो कमजोरी है उसको देखने का प्रयास आप कीजिए क्या है। इसके अलावा क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सरकार क्या करता है, आर्थिक समृद्धि पर मुख्य जोर है सरकार का। आर्थिक समृद्धि पर जोर, आर्थिक समृद्धि पर जोर। उसके बाद वैश्वीकरण का प्रभाव। क्यों लोग खुश नहीं हो रहे हैं? वैश्वीकरण का प्रभाव समझ रहे हैं। उसके बाद जो है भ्रष्टाचार तो हम हो ही गया। आर्थिक समृद्धि पर जोर, वैश्वीकरण का प्रभाव, हम लोग कम होता सामाजिक व्यवस्था लिख देते हैं। कम होता सामाजिक व्यवस्था, कम होता सामाजिक व्यवस्था, या सामाजिक संस्थाओं का पतन लिख सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं का पतन। हम इस पे जो है थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसके अलावा खुशहाली सूचकांक में ये तो है ही, इसके अलावा कुछ ऐसे कारक है जो क्या है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है कम होता है। आर्थिक समृद्धि, देखिए जैसा कि जानते होंगे कि भारत सरकार का मुख्य जोर है कि अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ा दिया जाए। $5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बना दिया जाए। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने से ही लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। अब चीन की अर्थव्यवस्था तो इतनी बड़ी है, विश्व में सबसे तेजी से है, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन 94 पर उसका रैंकिंग है। तो समस्या है कि लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आना चाहिए ना। आर्थिक समृद्धि पर मुख्य रूप से जोर देने से काम नहीं चलने वाला। अर्थव्यवस्था का आकार भले ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब तक इस देश की जो मानव लोग है उसकी जीवन की गुणवत्ता में जब तक सुधार नहीं होगा, उनकी गरीबी दूर नहीं होगी, उसको अच्छा खाना नहीं, पोषण स्तर में सुधार नहीं होगा, उसकी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाएगी, शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पाएगा, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तब तक कैसे होगा। तो सरकार का मुख्य जोर यही है, इसके कारण भी स्थिति खराब हुई है। वैश्वीकरण का देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है। वैश्वीकरण जो है भारतीय समाज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित किया है। एक तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका में कमी आई है। अब भूमिका में कमी आने से क्या हुआ है कि लोगों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। अब लोगों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं जो है आगे आना पड़ रहा है। दबाव बढ़ गया, दबाव के कारण लोग अपने जीवन के संबंध में निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आर्थिक दबाव है। समझ रहे हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि सब चीज बाजार अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गया है। वैश्वीकरण जो है बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित किया है। अब बाजार अर्थव्यवस्था में लोग क्या हुआ है, अपने आप को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है ढाल दिए हैं। अब अच्छा अंक लाना, नौकरी करना, सुख सुविधा के प्रति लोगों का जो लालसा बढ़ गया है। अब जिसको मिलता है, जिसको इसकी अब अच्छी नौकरी, सुख सुविधा, अच्छा नंबर, समझ रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण तो लालसा में वृद्धि हुई है लोगों की। अब लालसा में वृद्धि हुई है, समझ रहे हैं, तो लालसा में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, अब जिसको लालसा का पूर्ति नहीं होगा, समझ रहे हैं, वो अवसाद में चला जाएगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, वो दुखी रहेगा। जिसको पूर्ति होता है वो अशांत हो जाता है।
मेंटली जो है अशांत हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब अशांति फील करती है। तो वैश्वीकरण, अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, जब बाजार अर्थव्यवस्था के कारण क्या हुआ है कि सरकार, अब सब चीज जो है सरकार के हाथ में चला आया है। समझ रहे, धीरे धीरे सामाजिक संस्थाओं का क्या है, सामाजिक संस्थाओं का क्या हुआ है, पतन हुआ है। और सब सामाजिक संस्थाओं के पतन होने का सब चीज जो है सरकार के पास आ गया है। और सरकार के पास आने के बाद जो है सरकार अब जो है अपने लोगों को घुमा रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा घुमा रहा है। अब कभी बजट के माध्यम से, अब मध्यम वर्ग जो बजट में, मध्यम वर्ग इंतजार करता है इनकम टैक्स में जो है कितना कटौती किया गया, कटौती अगर वृद्धि हो गया तो निराश हो जाता है। अब देख रहे हैं कोई सरकार का नोटबंदी हो गया, लोग उदास है। तो सरकार सेंसेक्स अगर उछाल आ गया, चूंकि सेंसेक्स में जो निवेश कर रहा है उछाल आ गया तो खुश हो गया, अगर गिरावट लगातार हुआ तो अब दुखी हो जाता है, कैसे होगा। तो दुखी का ये भी कारण है वैश्वीकरण का, यह याद रखिएगा। सामाजिक संस्थाओं का वैश्वीकरण क्या किया है कि जो समाज में परिवार है, विवाह है, ये सब संस्था को क्या किया है, कमजोर किया है। समझ रहे हैं, समाज में जो अभिभावक जो है, माता पिता की जो भूमिका था, बच्चों की जो भूमिका था, उस सब में बदलाव आ गया है। अब लिव इन रिलेशन का कल्चर बढ़ता जा रहा है। माता पिता को बच्चे से कोई मतलब नहीं है। पहले घर की जो औरतें थी वो बुजुर्गों का देखभाल करती थी, आज जो है महिलाएं जो है घर से बाहर जा रही है, श्रम बाजार में प्रवेश कर रही है। अब घर में बुजुर्गों को देखने के लिए कोई है ही नहीं। जब बुजुर्गों को देखने के लिए नहीं है तो वो भी तो दुखी रहेंगे। समझ रहे हैं, बच्चों को देखने के लिए नहीं है, बच्चे अकेला उदास पड़ा हुआ है, थक कर लोग आए अपना रात में जो है किसी तरह से फास्ट फूड के द्वारा खाना वाना खाए, फिर सो गए, फिर सुबह वही। तो ये सब जो है वैश्वीकरण के कारण खुशहाली में कमी आ गई है, सामाजिक संस्थाओं का पतन। समझ रहे हैं। तो भारत में इसके बाद जो है भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं, पुलिस की क्या मनमाना रवैया है भारत में। तो ये सब मिलकर विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत की थी सूचकांक में लगातार भारत की रैंकिंग जो है घटती जा रही है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक डाटा बैंक दे देते हैं, सब में जोड़ लीजिएगा डाटा, सब में इसी आधार पर बिहार को जो एडजस्ट कर लीजिएगा क्या स्थिति। बिहार की स्थिति तो और खराब है, सब प्रति व्यक्ति आय में तो सब पूरे राज्यों में, पूरे भारतीय राज्यों में सबसे कम है, स्थिति यह है। समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज होने के बावजूद भी भारत की जो प्राचीन दर्शन है, समझ रहे हैं, भारतीय जीवन का दर्शन रहा है संतोषी, संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी होने के बावजूद भी बाजारवाद के कारण क्या हुआ है कि भारत के लोग जो है अब इस बाजारवाद पर इतना निर्भर हो गए हैं कि अब संतोषी जो है, परम सुखम जो है, सदा सुखी के सिद्धांत को ही भूल गए हैं। और इसका परिणाम हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में देखा गया है कि जो लोग बाजारवाद से कम प्रभावित है, वैश्वीकरण से कम प्रभावित, वो ज्यादा खुश है, जो वैश्वीकरण है उस ज्यादा दुखी है। तो भारत की जो रैंकिंग है वह गिरावट है, यही स्थिति है। समझ रहे हैं, इसकी समीक्षा हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप जो है आप देख लिए हैं गरीबी में, उसके बाद जो है अब भारत में जो है जीवन प्रत्याशा देखे हैं गरीबी वगैरह, तो गरीबी में भी भारत में गिरावट हुआ है, तो हम उस टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। तो 20 खुशहाली सूचकांक जो है 20 के आधार पर। लेकिन अब देखिएगा इस रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है कि यह जो है पश्चिमी देशों द्वारा प्रेरित है। समझ रहे हैं, क्योंकि अब यह कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सब की स्थिति भारत से अच्छी है, ये कैसे हो सकता है। तो यह रिपोर्ट जो है, समझ रहे हैं, वस्तु स्थिति को थोड़ा सा कम कर कर जो है आंकता है, ऐसा मेरा मानना है। और सही बात भी है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के जो भी रिपोर्ट होता है वो अक्सर उस रिपोर्ट में, समझ रहे हैं, भारत को जो है कमज़ोर, समझ रहे हैं, और पिछड़े के रूप में जो है दर्शाया जाता है। तो यह वास्तविकता से जो है क्या है, भारत की वास्तविक स्थिति को यह जो है स्पष्ट नहीं करता है। इसके बावजूद, समझ रहे हैं, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, समाज में उदारता,
निर्णय लेने की स्वतंत्रता, सुशासन, निर्णय जो अब पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण महिलाएं निर्णय नहीं ले पाती है। अब पुरुष उस पर डोमिनेंट है ना, हावी है। भारतीय समाज में पुरुष डोमिनेंट है, समझ रहे हैं। तो अब तो महिलाएं श्रम बाजार में पहुंच रही है तो भी डोमिनेंट हो रही है पुरुष पर, कई जगह जो है देखा भी जा रहा है। तो इसके बावजूद जो है इन सब स्थिति के स्तर पर भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार प्रयास कर रही है। जीवन प्रत्याशा में आप देख ही रहे हैं कैसे वृद्धि हो गई है। अब जीवन प्रत्याशा में वृद्धि आप देखिए, हम आपको जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वृद्धि हुआ है। 1991 में भारत की जीवन प्रत्याशा 37 वर्ष था, वर्तमान में 68.3 हो गया है। 37 वर्ष का कहाँ 68 वर्ष। 1900 गरीबी में देखिए, जहां गरीबी जो है 1990 से 2017 के बीच जो है भारत के HDI मान में 50% की वृद्धि हुई है, समझ रहे हैं, 50% के। यानी बहुयामी गरीबी सूचकांक 2018 के अनुसार भारत की जो गरीबी का रेशियो था 55% से घटकर वर्तमान में 28% हो गया है। तेंदुलकर समिति भी गरीबी संकेत कमी का संकेत किया है। साक्षरता में वृद्धि देखिएगा तो 18.33% था 1951 में, और वर्तमान में जो है बढ़कर 74% हो गया है। तो साक्षरता का, शिक्षा और स्वास्थ्य का, जीवन प्रत्याशा का, गरीबी का, ये सब का डाटा हम दे दिए हैं। बिहार का भी डाटा इंक्लूड कर देंगे, उसको याद कर लीजिएगा। जहाँ वहाँ जरूरत होगा एडजस्ट कर दीजिएगा, चीज़ें बेहतरीन तरीके से होगी। तो इस सब को देखते हुए आप इस रैंकिंग को जो देखे हैं, एक वीडियो और अपलोड करके फाइनली स्टॉप करेंगे। तो बने रहिए।